नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको साइंस शुरू कर रहा हूँ। ये बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस बिहार दरोगा में साइंस में पूछे जाएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी का बेस्ड पे क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वपरागनन निम्नलिखित में किसमें संभव होता है। तो देखो, स्वपरागनन जो होती है ना, जब पुकेसर और स्त्री केसर एक ही समय पे परिपक्व हो मतलब स्वपरागनन निम्नलिखित में तभी संभव होता है जब उभयलिंग फूल में पुकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही समय पे परिपक्व हो। इस स्थिति को ही कहा जाता है स्वपरागनन। स्वपरागनन का मतलब होती है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ सेल्फ पॉलिनेशन पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, इसी को कहा जाता है। ठीक है, और ऐसे केस को ही हम लोग कहते हैं होमो 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 होमोजेमी कहा जाता है। ठीक है, होमोजेमी होता है ना, मतलब समलिप्तता होता है। पुकेसर और स्त्रीकेसर दोनों एक ही फूल में एक ही समय पर परिपक्व होते हैं। और स्वपरागनन में एक चीज और ध्यान रखना, एक एक ही समय पर एक ही समय एक ही फूल में एक ही फूल में एक ही फूल में क्या होती है, एक ही फूल में क्या होती है, परिपक्व होती है। परिपक्व होती है। ठीक है, इसी को कहा जाता है स्वपरागनन। ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो क्या होती है ना, जब पुकेसर और स्त्रीकेसर एक साथ परिपक्व होती है तो यहाँ पे परागनन जो होती है ना, परागनन संभव हो पाता है। परागनन संभव हो पाता है जब पुकेसर और स्त्रीकेसर एक साथ हो, तब परागनन आसानी से उसी फूल के वर्तिकाक पे पहुंच जाती है, जिससे स्वपरागनन संभव हो पाता है। फूल के जो वर्तिकाक होती है ना, उस पे पहुंच जाता है, जिसे स्वपरागनन कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलग अलग नहीं। एक लैंगिक फूल नहीं, एक लैंगिक फूल पुकेसर पहले स्त्रीकेसर पहले नहीं। उभयलिंग फूल में पुकेसर और स्त्रीकेसर दोनों एक ही समय पे परिपक्व होते हैं, तो इसका आंसर होता है। ठीक है, समझना। देखो, स्वपरागनन जो होता है ना, वो ऑटोमेनी होता है। ऑटोमेनी भी कहा जाता है क्योंकि एक प्रकार का परागनन है जिसमें एक एक फूल के परागनन उसी फूल के स्टिग्मा में उसी पौधे के अन्य फूल के परिगणन से स्थानांतरित होती है। इसी को बोला जाता है स्वपरागनन। स्वपरागनन सफल होने के लिए कुछ विशिष्ट आवश्यक है, जैसे खासकर फूलों की संरचना होना चाहिए, उनका प्रजनन अंग होना चाहिए। ठीक है, और तो यही हो गया। तो उभयलिंग फूल जिसमें पुकेसर और स्त्रीकेसर तो अलग अलग समय पर परिपक्व होती है, तो उसको कहा जाता है भिन्न आक्रामकता। मतलब स्वपरागनन नहीं होती है, उसको स्वपरागनन नहीं कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, जब अलग अलग होती है ना, अलग अलग होती है तो उसको डार्सिस कहा जाता है। ये तो होमोलॉजी कहते हैं, और इसको कहा जाता है डायसी जेमी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। स्वपरागनन समझ में आ गया। मतलब ना, जो पुकेसर होता है ना, वो नर प्रजनन अंग होती है, और स्त्रीकेसर मादा प्रजनन अंग होता है। वो पहले से परिपक्व होती है, इसलिए फूल का जो वर्तिका का ग्रहणशील होती है ना, उससे जाके संभव हो पाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब आती है पादपों में। देखो, पादपों में जनन की वह विधि निम्नलिखित में कौन सी है जिसमें केवल एक ही जनन शामिल होता है। देखो, जब भी एक ही जनन की शामिल होगा उसको बोला जाएगा अलैंगिक जनन कहते हैं। एक ही जगह होती है तो अलैंगिक जनन होता है। मतलब पादप में जनन की वह अलैंगिक जनन है जिसमें केवल और केवल एक जनन शामिल होता है।
केवल केवल एक ही जनन शामिल होता है, उसी को अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, जैसे एकल माता पिता शामिल होती है, नए जीव शरीर से किसी भी भाग से विकसित होते हैं, जैसे तना, पत्ती, कली, ये सब। अलैंगिक जनन में जो नर और मादा केशिकाएं होती है ना, वो शामिल नहीं होते और निषेचन की भी प्रक्रिया नहीं हो पाती। ठीक है, अलैंगिक जनन में केवल पादप के जनन की आवश्यकता होती है, इसमें प्रागनन जो होती है और अंडाणु का संलयन नहीं होता, निषेचन नहीं हो पाता है, निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पे अनुपस्थित होती है। ठीक है, नए पादप जो अनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं, यानी क्लोन होते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन की तुलना तेजी से और अधिक सतित उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, जैसे अलैंगिक जनन में क्या क्या होती है, जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, कायिक प्रबंधन, कायिक कायिक प्रबंधन कायिक प्रबंधन होता है, जैसे जड़ जड़ तना जड़ तना, पत्ती पत्ती पत्ती, जड़ तना पत्ती आदि कायिको भागों का, पौधों का जो विकास होता है ना, जैसे आलू के कंद से आलू के कंद आलू के कंद आलू के कंद आलू के कंद हो गया, फिर गुलाब के कटिंग हो गया, गुलाब के कटिंग 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 कटिंग, वो सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब कायिक प्रबंधन होती है। मुकुलन 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 में क्या होती है ना, मुकुलन जो होती है वो जनन कोशिका पे एक कली दिखाई देती है और नए रूपों से विकसित होती है, जैसे ईस्ट 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 जो होती है, खमीर खमीर जो होती है, ईस्ट खमीर, इसमें मुकुलन होता है। मुकुलन जो ईस्ट खमीर होती है वो मुकुलन होता है। मतलब ये पादपों में यह विधि कम है, लेकिन श्रेणी पादपों में देखी जाती है। विखंडन विखंडन देखो किस में होता है, विखंडन 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 जो होती है ना, वो होती है जनन पादप जो दो या दो से अधिक पार्ट में टूट जाता है। कोई भी जनन पादप दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है, उसी को विखंडन कहा जाता है। विखंडन विखंडन कहते हैं। ठीक है, जैसे अस्पायरोगायरा अस्पायरोगायरा अस्पायरो अस्पायरोगायरा, ये क्या है, इसमें विखंडन होती है, विखंडन। शैवाल 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 क्या है, उसमें विखंडन होता है, शैवाल में विखंडन होता है। ठीक है, फिर बीजाणु बीजाणु जो होती है ना, बीजाणु जनन जो होती है, वो स्पोर के द्वारा नए पादपों का विकास और फन मास में होता है। तो इसका आंसर तो पता चल गया है, ये होगा। कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होती है ना, वो क्लोन एल्कली प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लो एल्कली प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। जो क्लो एल्कली प्रक्रिया है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा, NaOH जो होगा वो क्लोन, जब Cl2 और हाइड्रोजन गैस के उत्पादन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्लोन एल्कली से किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लो एल्कली प्रक्रिया से सोडियम हाइड्रोक्साइड को तैयार किया जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लो प्रक्रिया से तैयार किया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, देखो एक और होती है कि अगर आपको देखो, जैसे क्लोरीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, जल शोधन में, विरंजन में, पॉलीनेलाइल क्लोराइड जैसे रसायनों को निर्माण में किया जाता है। क्लोरीन का जो उपयोग किया जाता है, जैसे देखो क्या होती है ना, ये प्रक्रिया का मुख्य उत्पादन में किया जाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड पे, फिर क्लोरीन गैस पे, हाइड्रोजन गैस पे, इस तरह से किया जाता है। फिर हाइड्रोजन का जो उपयोग होती है वो अमोनिया के उत्पादन में हाइड्रोजीकरण की प्रक्रिया में किया जाता है। एक और है साल्वे, देखो ये है साल्वे प्रक्रिया जो है ना, साल्वे प्रक्रिया से अमोनियम सोडा प्रक्रिया भी कहा जाता है। इसमें
इससे पता है क्या निकाला जाता है, Na2CO3 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 के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। हैबर देखो एक विधि है हैबर प्रक्रिया से पता है क्या निकाला जाता है, NH3 तो ये भी ध्यान रखना, NH3 को निकाला जाता है हैबर प्रक्रिया से, जिसे हैबर वाश प्रक्रिया भी कहा जाता है। ये अमोनियम के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है, ये निकाला जाता है। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया को निवृत्त नहीं करता। देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया उसको कहा जाता है जब एसिड और प्लस बेस रिएक्शन करता है, तभी तो न्यूट्रल बनता है। तो एसिड और बेस होना चाहिए। अब एसिड और बेस देखो कहाँ है, तो एसिड और बेस में कौन सा अभिक्रिया है ना जो नहीं करता है। तो देखो ऑप्शन में अगर देखोगे तो ये नहीं करता, सी नहीं करता। देखो CH3COH और NOH कर रहा है, ये होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया करा। H2SO4 COH के हॉल्ट वाइज कर रहा है, CaOH2। देखो Na2CO3 और HCl दोनों जो क्या है ना एसिड ही है, तो यहाँ पे नहीं कर रहा है। HCl NaOH कर रहा है, तो ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। मतलब ना ये जो अभिक्रिया है उदासीनी अभिक्रिया कब होती है, जब एसिड और बेस को अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल प्राप्त होता है। एसिड और बेस को जब करेंगे तो लवण और जल प्राप्त होगा, ठीक है। यही होती है ना अभिक्रिया में, उदासीनी अभिक्रिया में। तो उदासीनिक अभिक्रिया में आप देखोगे ना तो ये तीनों कर रही, क्योंकि धातु कार्बोनेट के साथ जो भी अभिक्रिया करेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पादन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से देखोगे ना तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है, विद्युत धारा ले जाने वाली एक लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है। देखो विद्युत धारा ले जाने वाली एक लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, तो एक समान और परिनालिका के समानांतर होती है, ये होती है। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। मतलब विद्युत धारा के अंदर, जैसे विद्युत धारा में क्या होती है, एक क्या हो गया परिनालिका है इस तरह से ऐसे, तो ये इसमें जो होती है ना परिनालिका के जो अंदर होती है, अंदर वाले सीधे अंदर उसमें सीधी जाती है, दाम एक समान रहता है, एक समान रहती है। वो भी जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, बाहर तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है, बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, लेकिन जो अंदर होती है ना वो नॉर्थ साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाती है और समान जाती है। ठीक है, विद्युत धारा ले जाने वाली एक जो लंबी परिनालिका होती है ना, एक समान परिनालिका के अंदर समानांतर होती है। ठीक है, और परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होती है वो विद्युत धारा के भी सीधा समानुपाती होता है। जितना विद्युत धारा होगा उतना ही विद्युत क्षेत्र होगा। किनारे के जो होती है ना चुंबकीय क्षेत्र थोड़ी फैली होती है, लेकिन परिनालिका के अंदर एक समान माना जाता है। जब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। ठीक है, अगला है, ऑक्सीकरण होने पर सिल्वर का रंग हो जाता है और कॉपर का रंग बदल जाता है। देखो सिल्वर का जो रंग होती है ना, सिल्वर का रंग जो होती है वो काला पड़ जाती है और कॉपर का रंग हरा हो जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, समझ रहे हो ना, ऑक्सीकरण होने पे सिल्वर का रंग बदलकर काला हो जाता है, सिल्वर काला हो जाता है, काला हो जाता है। और कॉपर जो होती है वो हरा हो जाता है, कॉपर हरा हो जाता है। जब सिल्वर ऑक्सीकृत होती है ना तो आमतौर इस पे मौजूद पता है क्या होती है, सिल्वर में क्यों काला होती है, क्योंकि इसमें सिल्वर सल्फाइड होती है। क्या होती है, सिल्वर सल्फाइड सल्फाइड होती है, सिल्वर सल्फाइड होती है। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड होती है, इसलिए जब सिल्वर
कृत करती है तो आमतौर पर यह हवा में मौजूद सल्फर यौगिक के साथ प्रतिक्रिया करती है और सिल्वर सल्फाइड हो जाता है। ये A2 Hg2s हो जाता है, इसी को बोला जाता है सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, अब सिल्वर सल्फाइड काला रंग का पदार्थ है, यही कारण है कि चांदी की जो वस्तुएं होती है ना, वो समय के साथ देखोगे तो काली पड़ जाती है, जिसे चांदी का क्या कहा जाता है, मलिनीकरण भी कहा जाता है। मलिनीकरण, मलिनीकरण कहा जाता है, मलिनीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब है कॉपर। देखो कॉपर जब ऑक्सीकृत होता है ना तो हवा के साथ, मतलब कॉपर जब होती है तो ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, रिएक्ट कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बना लेता है, सीईओ बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड। और ये जो कॉपर ऑक्साइड होती है ना, यही हो जाती है हरा, ये होती है हरा। मतलब क्या होती है ना, कॉपर ऑक्साइड पहले काले रंग की होती है, लेकिन समय के साथ और ऑक्सीजन के अधिक ऑक्सीकृत होने के कारण ये कॉपर कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, कॉपर कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, विशेषकर वातावरण के साथ। तो कॉपर कार्बोनेट भी एक तरह का क्या होती है, हरा होती है, हरा होती है, हरा पदार्थ होती है। यही कारण है कि तांबे की जो वस्तु होगी ना, मूर्ति या छत्ते या रंग हरे रंग की हो जाती है। हरी परत को पैटीना भी कहा जाता है, पैटीना, याद रखना है, पैटीना कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काला और हरा। सिल्वर जो होती है वो काला हो जाती है और कॉपर हरा हो जाती है। ठीक है, खरा पेजल, पेजल को रोगाणुअसित करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, इसलिए किया जाता है यह क्लोरीन का विमोचन करता है और कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, पेजल को मतलब इसलिए किया जाता है ना कि रोगाणुओं को क्या करती है, पेजल रोगाणुओं को करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है और ये क्लोरीन का विमोचन करता है, जो कीटाणुओं को क्या करता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, और क्लोरीन का सूत्र होती है ClClO, ये होती है। ठीक है, जब विरंजक चूर्ण जल में मिलाया जाता है ना तो ये क्लोरीन गैस और हाइपोक्लोरो के साथ रिएक्शन करके हाइपोक्लोराइड बनाता है। और पता है कि आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन जो है ना एक बहुत ही प्रभावी कीटाणुनाशक है, जो पानी में मौजूद जो भी बैक्टीरिया, वायरस, हानिकारक सूक्ष्म को क्या करती है, मार देता है या उसको निष्क्रिय कर देता है। इसीलिए क्लोरीन सूक्ष्म जीव की जो भी कोशिकाओं के घटक के साथ प्रतिक्रिया करके उन्हें नष्ट कर देता है। और जल की कठोरता को भी कम करने के लिए आमतौर पर क्या करती है, विधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे जल को उबालना, जल को एक्सचेंज, रेजिन का उपयोग करना, रासायनिक विधियों का उत्पन्न करने वाले लवणों को हटाना। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया, क्लोरीन का विमोचन कीटाणुओं को नष्ट करता है। निम्नलिखित में कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उदासीनीकरण अभिक्रिया करता है। देखो इसमें क्या होती है ना, जब हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसके साथ HCl के साथ, HCl के साथ, तो पता है ये क्या बनेगा, ये बनता है NaCl, NaCl बनता है और H2O निकालता है, H2O। जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ उत्पादन करता है तो NaCl बनता है। सोडियम क्लोराइड और जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। ठीक है, जब भी हम सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl बनाएगा, सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है ना वो आमतौर पर उत्पन्न तब होती है जब अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करेगा। आप देखोगे ना, अम्ल जब भी किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, धातु के साथ, तो आपको पता है ना कि H2O गैस निकालता है। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिंग सोडा भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको हम लोग कास्टिंग सोडा भी कहते हैं, कास्टिंग सोडा, इसको क्या कहा जाता है, कास्टिंग, कास्टिंग सोडा भी कहते हैं, कास्टिंग सोडा भी कहते हैं। कास्टिंग सोडा भी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अत्यंत क्षारक पदार्थ है जो त्वचा, ऊतकों को भी हानिकारक है और गंभीर जलन
के कारण बनता है, ठीक है। और ये देख रहे हो ना, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे एसिड या एट्रिक एसिड कहा जाता है, ये कहाँ पाया जाता है? ये क्षारक परवल अकार्बनिक होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोलवे प्रक्रिया में धावन सोडा Na2CO3 10H2O किस यौगिक को प्राप्त किया जाता है? तो क्या किया जाता है? इससे किया जाता है, क्या किया जाएगा? इससे किया जाएगा सोडियम क्लोराइड प्राप्त किया जाता है, सोडियम क्लोराइड। ये जो सोलवे प्रक्रिया है ना, Na2CO3 10H2O, इससे हम क्या प्राप्त करते हैं? NaCl प्राप्त करते हैं, NaCl प्राप्त करते हैं, NaCl प्राप्त करते हैं। सोलवे प्रक्रिया जिसमें अमोनिया सोडा प्रक्रिया भी कहा जाता है, ये क्या होती है? Na2CO3 10H2O होती है, समझ रहे हो? हाँ, सोडा जो धोवन सोडा होती है ना, उसी को रूप में होती है, क्योंकि ये क्या है? Na2CO3 10H2O, इसी को तो सोडियम का डेक्का रूप है। इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है? कच्चा जो सोडियम क्लोराइड होता है ना, वो CaCO3 और अमोनिया से रिएक्शन करके एक सोडियम क्लोराल निर्मित करता है। और सोडियम कार्बोनेट NaSCO3 भी सोलवे प्रक्रिया में एक मध्यवर्ती उत्पाद है, लेकिन शुरुआती में ये पदार्थ नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोलवे प्रक्रिया से धोवन सोडा किस यौगिक से प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है सोडियम क्लोराइड से। कार्बन का कौन सा गुणधर्म है जो लंबी श्रृंखला और विलय बनाने की सुविधा देता है? तो ये देता है अन्य तत्वों के साथ स्थायी बनाने की क्षमता, सहसंयोजक बहुअबांत बनाने की क्षमता। तो देखो, ये है एकल अबांत बनाने की प्रवृत्ति, इसका आंसर ये हो जाएगा। मतलब कार्बन का वह गुणधर्म है जो लंबी श्रृंखला और विलय बनाने की श्रृंखला जो है ना, कैटेशंस इसको कहा जाता है, कैटिनेशंस जो कहते हैं, वो क्या करती है ना, इसलिए क्योंकि श्रृंखला में जो अद्वितीय गुणधर्म होता है, जिसके कार्बन है, वो परमाणु में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला और वलय बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि एकल आबंध की प्रबलता और स्थिरता के कारण संभव है, ठीक है। तो कार्बन एकल आबंध अपेक्षाकृत मजबूत होता है और आसानी से टूटता नहीं है, इसे लंबी और स्थिर कार्बन श्रृंखला बन जाती है। कार्बन अन्य तत्वों में जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सब अस्थायी आबंध बनाता है, ठीक है। और जो गुणधर्म कार्बनिक यौगिक के एक विशाल विविधता में योगदान देता है, जिसे विभिन्न समूह के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। और कार्बन जो होती है ना, तो सहसंयोजक बंधन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। सहसंयोजक बंधन इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनते हैं और मजबूत होते हैं। तो इसीलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन का कौन सा गुण जो लंबे श्रृंखला और वलय बनाने के लिए होती है? तो ये होती है एकल बंध बनाने के लिए, अन्य तत्वों के साथ अस्थायी क्षमता नहीं, सहसंयोजक बनाने की क्षमता नहीं, ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, एकल बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजन, प्रत्येक प्रतिरोधता वोल्टता के प्रकार प्रतिरोध, देखो क्या होती है, प्रतिरोधकता को श्रेणी क्रम में संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधकता में वोल्टता के प्रकार बंटित होती है। सभी प्रतिरोधकता के समान रूप से प्रतिरोधकों को मानों में अप्रभावित से, व्युत्क्रमानुपाती से, अनुक्रमानुपाती से। तो देखो, इसका हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती से। कैसे? देखो, जब हम लोग क्या करते हैं, V बराबर होती है ना श्रेणी क्रम में V1 प्लस V2 प्लस V3, तो सारे रेजिस्टेंस पे अलग अलग वोल्ट होती है। यही ना बोला गया है कि जो भी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में सहे जाएंगे, वो प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टता के प्रकार बंटित होती है। तो ये अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती नहीं। पर प्रतिरोध को अप्रभावित रहती है? नहीं, प्रभावित करती है। सभी प्रतिरोध में समान होती है? नहीं, समान होती है पैरेलल में,
पैरेलल में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है ना, बी बराबर जो इक्वेलेंट बी होती है ना वही होता है यहाँ पे, इसीलिए ना आर बराबर आर इक्वेलेंट निकालते हैं तो आती है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, श्रेणी क्रम में नहीं, समांतर क्रम में। घरेलू परिपथ में विद्युत फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य क्या होती है? घरेलू परिपथ में विद्युत फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य क्या होती है? वोल्टा आपूर्ति को नियमित करना, धारा प्रवाह को प्रेरित करना, परिपथ में प्रतिरोध को कम करना, नहीं, अति भारण और लघु परिपथ को रोकना, ये काम होती है। ठीक है, ये करता है ना। देखो जो भी घरेलू परिपथ में विद्युत फ्यूज होता है ना, उसका प्राथमिक कार्य यही होती है कि अभिभारण करेंगे और लघु पथ को रोकना, शॉर्ट सर्किट वगैरह को रोकना। और जो घरेलू परिपथ में जो विद्युत फ्यूज होता है वो करंट जिसमें फ्लो होती है ना उसी में किया जाता है। ठीक है, एक तरह का मानो ना तो इलेक्ट्रिक सुरक्षा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव में बच्चे का लिंग निम्नलिखित में किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो ये होती है वह ताप जिसपे निषेचन अंडे रखे जाते हैं, पर्यावरणीय संकेतक, अनुवांशिक रचना, भ्रूण के भाग से। तो ये होती है अनुवांशिक रचना से। जो मानव के बच्चे का लिंग होती है वो अनुवांशिक रचना से होता है, अनुवांशिक रचना से। जो मानव का बच्चे का लिंग होगा ना वो अनुवांशिक रचना से ही तो निर्धारित होगा। तापमान लिंग निर्धारित के लिए सरीसृप में होती है, जैसे कछुआ और मगरमच्छ में पाया जाता है, मानव में नहीं। और जानवरों में जो अंडे का विकास होता है ना वो तापमान के दौरान नहीं करता है। ठीक है, तो मनुष्यों में तापमान लिंग निर्धारण से नहीं होता है, अनुवांशिक से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। महिलाओं में आपको पता है ना, महिला में XX और पुरुषों में XY होती है, ये होती है यस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अनुवांशिक। हाइड्रा द्वारा पूर्वपातिक कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। क्यों? देखो हाइड्रा जो होती है ना, हाइड्रा क्या करती है? मुकुलन द्वारा। हाइड्रा जो होती है देखो सबसे ज्यादा हाइड्रा विखंडन के द्वारा नहीं, हाइड्रा लैंगिक जनन के द्वारा नहीं, हाइड्रा जो होती है ना मुकुलन के द्वारा। हाइड्रा जो होती है, हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन के लिए पुरदत्त कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन के लिए पुरदत्त कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। मुकुलन में जनक हाइड्रा के शरीर जो होती है ना वो एक कली या मुकुल बंड में विकसित होता है। यह मुकुलन हाइड्रा में विकसित होता है। यह अत्यंत जनक अलग होकर स्वतंत्र जीवित जीते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? यस। जो विखंडन है ना, वो विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। जब दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है तो प्रत्येक भाग एक नए जीव का विकसित करता है, उसको विखंडन कहा जाता है। जैसे स्पाइरोगाइरा ये। और जो बीजाणु निर्माण होती है ना वो बैक्टीरिया से होती है, शैवाल या इसमें कुछ में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा मुकुलन के द्वारा। परवल अम्लीय पीएच का मान कितना होता है? परवल अम्लीय पूछ रहा है, मतलब परवल अम्लीय। तो परवल अम्लीय जितना कम होगा उतना बेस्ट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का सी। यही होता है ना, जैसे देखो एक होता है 7 और 7 से 14 और 14 से 0। तो इधर जितना जाओगे तो परवल अम्लीय है और इधर जितना जाओगे तो दुर्बल अम्लीय है। तो जितना कम उतना, तो पीएच परिमाण यही होगा। ठीक है, क्योंकि अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता से अधिक होती है। जैसे H प्लस और OH माइनस है, H प्लस और OH माइनस है, तो जब आप देखोगे ना अम्लीय विलयन में तो इसकी मात्रा ज्यादा होगा, सांद्रता जो होगी वो ज्यादा होगा, इसीलिए तो हम इसको परवल अम्लीय विलयन कहेंगे। और क्षारीय विलयन में क्या होगा? OH का माइनस और H प्लस ये ज्यादा होगा, क्षारीय विलयन में सांद्रता ज्यादा होगी।
ठीक है। अगर उदासीन होगा तो दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर उदासीन होगा तो बराबर हो जाएगा। ये अम्लीय का है, ये अम्ल का है, ये क्षार का है। और अगर दोनों बराबर हो गया तो ये उदासीन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी बच्चे के पिता से वंशागुणत में वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है तो बच्चे का लिंग क्या होगा? देखो, बच्चे का जो लिंग होगा ना वो नर होगा, नर होगा। नर मतलब मादा। मतलब यदि किसी पिता के वंशागुणत से वायु गुणसूत्र प्राप्त होगा तो बच्चे का लिंग नर होगा। यही न होगा, जैसे एक्स एक्स रहती है और एक्स वाई रहती है, इधर से तो एक्स आया, इधर से वाई हो गया तो नर हो गया। अगर एक्स एक्स रहेगा तो पुरुष हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्स एक्स होगा तो मादा होगा, अगर एक्स वाई होगा तो नर होगा, ठीक है। यही न होती है। देखो, एक्स वाई जो होती है ना वो जीन होती है, जीन। तो एक्स का जो लगभग 900 होता है और वाई का लगभग 50 से 60 होता है, ठीक है। समझ रहे हो ना? अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विषाणुजनक संक्रमण यौन संक्रमण के माध्यम से फैल सकता है? यौन संक्रमण से, तो यौन संक्रमण से फैलता है HIV एड्स। HIV एड्स जो होती है ना, ये यौन संक्रमण से फैलता है। मानव इन्फिशेंसी वायरस, ह्यूमन इन्फिशेंसी वायरस, HIV, ठीक है, यौन संपर्क से फैलता है, ठीक है। तो ये जो गोनोरिया जो है ना, गोनोरिया, ये एक गोनोरिया जो है एक नेरोसिया गेनोरी है, जो जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। ये भी एक तरह का होती है गेनोरिया। पूछा गया था एक बार एग्जाम में कि निसेरिया गेनोरिया नामक जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होती है, ठीक है। तापेतिक जो है ना, तापेतिक टाइफाइड तापेतिक जो होती है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? HIV। विद्युत मोटर में धारावाही चालक पर बल की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? बल का। बल तो दायां, दायां फ्लेइंग के दाएं हाथ का अंगूठे का नियम, फ्लेइंग के दाएं हाथ का अंगूठे का, सॉरी बाएं है ना, बल मीन्स बाया, बाएं बाएं, बल मीन्स बायां। बल की दिशा अगर मापना होगा तो बायां से करेंगे, ठीक है। विद्युत मोटर में जब धारावाही चालक की बल की दिशा अगर मापना हो तो फ्लेइंग के बाएं हाथ का नियम, बायां बल, बायां उपयोग किया था। यह विद्युत मोटर की कार्य प्रणाली और विद्युत चुंबकीय दिशाओं के लिए एक उपयोग है, ठीक है। समझ रहे हो? अगर फ्लेइंग के बाएं हाथ का नियम विद्युत मोटर में किया जाता है, देखो एक होता है जनरेटर और एक होता है मोटर। तो मोटर में बल तो बायां और जनरेटर में दायां, ठीक है। तो फ्लेइंग के बाएं हाथ का जो नियम होगा वो विद्युत मोटर के प्रवाहित चालक के लगने वाले जो बल की दिशा होगा ना उसके लिए किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब है समानांतर परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टता की तुलना में बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई कुल वोल्टता किस प्रकार की जाती है? किस प्रकार की जाती है? ये किया जाता है प्रत्येक प्रतिरोध के लिए समान होती है। समानांतर में यही होता है ना, समानांतर में जो वोल्टता होती है ना, वोल्टता वो समान होती है, विभाजित नहीं होती है, वो सीरीज में विभाजित होती है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। समानांतर परिपथ में जो प्रत्येक प्रतिरोध पर जो वोल्टता की तुलना होती है वो बैटरी के आपूर्ति की कुल वोल्टता के किस प्रकार से की जाती है? तो प्रत्येक प्रतिरोध पर समान होती है, इस तरह से, इस तरह से जितना वोल्टेज होगा ना ये होती है।
जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, यही यहाँ होगा, यही यहाँ होगा। ठीक है, यही पूछा गया। अगला है धारा P और वोल्टता के बीच का संबंध, तो यही होता है ना, ये फार्मूला होती है P बराबर B इंटू आई, बी स्क्वायर बटे आर और आई स्क्वायर आर। तो देख लो कौन सा होगा, कौन सा होगा, V इंटू आई नहीं, ये होगा, कौन सा होगा, आई बराबर P इंटू बी, ये नहीं होगा, आई बराबर होगा P बटे बी, नहीं ये भी नहीं होगा। आई बराबर क्या हो जाएगा, P बटे बी, ये होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर समझ में आ गया ना, 20 का सी होगा। पीएच पैमाने में जो गहरा, पीएच पैमाने में जो गहरा नीला रंग होती है उसको क्या दर्शाया जाता है, तो पता है ये क्या दर्शाता है, पीएच पैमाना जो होती है वो दर्शाता है परवल अम्लीय विलयन को दर्शाता है, परवल अम्लीय विलयन को। कैसे दर्शाता है, देखो पीएच पैमाना का जो नीला रंग होती है ना, नीला रंग, नीला रंग जो होती है वो परवल मतलब परवल अम्लीय विलयन, मतलब जो नीला रंग होती है वो परवल क्षारीय विलयन को दर्शाता है। ठीक है, नीला रंग। लेकिन जब पीएच पैमाना का रंग का उपयोग किया जाता है ना, तो फिर क्या करता है, ये कम कर देता है, अत्यंत अम्लीय होता है, अत्यंत अम्लीय। देखो पीएच पैमाने पर गहरा नीला रंग को दर्शाता है तो परवल अम्लीय विलयन। पीएच पैमाने पर गहरा नीला रंग परवल क्षारीय विलयन को दर्शाता है, परवल क्षारीय विलयन को दर्शाता है। पीएच पैमाना ये होगा इसका आंसर, सॉरी, ये परवल क्षारीय विलयन को दर्शाता है। पीएच पैमाना पर जो गहरा नीला रंग होती है वो परवल क्षारीय विलयन को दर्शाता है। पीएच पैमाना का जो रंगों का उपयोग होती है ना, वो पीएच के रूप में किया जाता है। ठीक है, ठीक है, जितना परवल क्षार होगा पूरी तरीका से क्या होगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन में उत्पन्न कर देते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा अत्यधिक अम्लीय, तो 0 से 3, तो गहरा लाल,